हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के लिए जो असाइनमेंट दूसरा दिया गया है अक्टूबर माह के लिए, कक्षा 10वीं का सब्जेक्ट विषय जो रहेगा विज्ञान के संबंध में जो असाइनमेंट दिया गया है आपको इस माह अक्टूबर के लिए, उसके सभी महत्वपूर्ण सवालों को हम देखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे और एक ऐसा आंसर मैं आपको यहाँ बताऊँगा जो आंसर आप सिर्फ लिखने के लिए नहीं कहूँगा, मैं आपको यहाँ समझाऊँगा पूरा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। ठीक, जिन्होंने ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ओके, तो देखो ये जो हमारा आज का वीडियो जो बनाया हूँ मैं वो है सब्जेक्ट साइंस के लिए, ठीक है, विज्ञान का। इससे पहले हम लोगों ने गणित का अपलोड कर रखा है, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप जा कर के वो गणित के वीडियो जो हैं वीडियो लेक्चर जो है देख सकते हैं, किस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है पूरा मैंने 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया बहुत ही आसान तरीके से। ओके, और एक बात वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगा कि हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से अपने सभी प्यारे विद्यार्थियों का हेल्प करने का कोशिश किया है। यहाँ मैं किसी भी तरह का अपने और यूट्यूब चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो कंटेंट हमको प्रोवाइड किया गया है उसका किसी भी तरह का मैं मिसयूज़ नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं इसका व्यवसायीकरण कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो जो है बना रहा हूँ, डेडिकेट कर रहा हूँ उनको, और इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि किस तरह से आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे डील कर सकते हो। यदि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं तो भी आप कैसे लिख सकते हो। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। हमको 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे यहाँ, क्लियर। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी एवं मोशले की आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। कोई 5 हमको यहाँ पे तुलना करना है, ठीक है। तो देखते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी और मोशले की आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों की व्यवस्था की हम तुलना कैसे करेंगे। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको एक कॉलम बना लिया, एक 2 कॉलम बना लिए और 2 कॉलम बना के एक इस तरह से टेबल बना लिए। एक तरफ मैंने मेंडलीव का लिखा, दूसरी तरफ मोशले का लिखा, ठीक है। अब देखो 1 बाय 1 हमको कम से कम 5 पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल डिस्कस करने थे, तो हम लोगों ने यहाँ पे 5 पॉइंट ही रखा है, और भी हो सकते हैं, ठीक। तो मेंडलीव का जो फर्स्ट पॉइंट है इसको समझो थोड़ा। इस आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा गया था, ठीक है। तो यहाँ जो तत्वों को व्यवस्थित किया गया था, है ना, मेंडलीव आवर्त सारणी में, वहाँ परमाणु द्रव्यमान को आधार माना गया था, और जिसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम था वो सबसे पहले रखा गया, उसके बाद उससे थोड़ा ज़्यादा वाला, उससे थोड़ा ज़्यादा वाला, इस तरह से इसकी व्यवस्था की गई थी। जबकि मोस्टली की आधुनिक आवर्त सारणी में हम लोग देखें तो तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया था, ठीक। फर्स्ट पॉइंट समझ आया। सेकेंड देखें तो इस तत्व में कुल इस आवर्त सारणी में जो है, इस आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी थी, 63, जबकि यहाँ जो थी मोस्टली की आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की खोज जो है ज़्यादा की जा चुकी थी, और तब तक 118 तत्व, लगभग 118 119 ऐसा अलग अलग बुक में दिया होता है, 118 जो है स्टैंडर्ड मान के चलेंगे हम, और इस आवर्त सारणी में कुल 118 तत्वों को व्यवस्थित किया गया था, क्लियर। तो सेकंड पॉइंट भी समझ आ गया। थर्ड देखते हैं, थर्ड जो है, इस आवर्त सारणी में कुल 8 वर्ग थे। कितने वर्ग थे, 8 वर्ग। 8 वर्ग जो ऊर्ध्वाधर थे वो 8 वर्ग थे, जबकि ऊर्ध्वाधर जो इस तरह से, ऊर्ध्वाधर जो यहाँ पे वर्ग इसको कहते हैं, ऊर्ध्वाधर जो कॉलम बना था इस तरह से उसको क्या वर्ग कहते हैं। और ये जो है कितने थे, या मेंडलीव की आवर्त सारणी में इसकी संख्या कितनी थी, 8 थी, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में, मोशले की आधुनिक आवर्त सारणी में ये कितने वर्ग हो गए थे, 18 वर्ग हो गए थे। ऊर्ध्वाधर जो रेखा था, ये ऊर्ध्वाधर जो पंक्ति जो बना था इस तरह से, स्तंभ कहते हैं, ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो बना था उसकी संख्या कितनी हो गई थी, 18 हो गई थी। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो आगे देखें। तो इस आवर्त सारणी में चौथा पॉइंट देखो, इस आवर्त सारणी में तत्वों के समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया गया था, ठीक, जबकि यहाँ देना चाहिए था, क्योंकि समस्थानिक क्या होता है, जिनका परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, ठीक। तो द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न था, इसके हिसाब से कोई एक तत्व के अलग अलग द्रव्यमान हो गए थे, तो समस्थानिक भी अलग अलग हो गए थे, तो उनको स्थान देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कोई इनके बारे में कोई चर्चा किया ही नहीं गया। लेकिन देखो जब हम मोस्टली की आधुनिक आवर्त सारणी में देखते हैं तो समस्थानिक को उचित स्थान प्राप्त हुआ था। क्यों, ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि इसमें जो आधार था वो था क्या, परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक क्या होता है, सभी का, सभी समस्थानिक के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, तो परमाणु क्रमांक
क्रमांक तो समान थे, इसलिए उनको उचित स्थान प्राप्त हुआ था, कह सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पॉइंट समझ आ गया। लास्ट पॉइंट को देखो, इस आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों हेतु कोई भी वर्ग नहीं था, कोई भी अक्रिय गैस इस समय तक खोजे नहीं गए थे, इसलिए इनको कोई भी अक्रिय गैस के लिए कोई अलग से वर्ग बना के नहीं रखा गया था। ठीक है, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं मोस्टली की आधुनिक आवर्त सारणी में, तो इस आवर्त सारणी में वर्ग 18 जो ग्रुप 18 है वो अक्रिय गैस हेतु इसको आरक्षित रखा गया और अक्रिय गैस इस ग्रुप 18 में रखे जाते हैं। तो इस तरह से देखो यहाँ पे आप अंतर बहुत आसानी से समझ गए। फर्स्ट क्वेश्चन आई होप सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट को समझ आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। आगे देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन देखो, 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को हम डील करेंगे। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, चलो देखते हैं। ये आ गया, देखो तो सेकंड क्वेश्चन को डील करते हैं हम लोग। 1 मिनट, ये व्यवस्थित कर देता हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन आपको क्लियर दिखाई देगा, इसके लिए मैं ये व्यवस्था कर दिया। हाँ चलो ठीक, अब दिख रहा है क्या? देखो एक जो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है, एक नीले रंग के पुष्प वाले पौधे बी नीले रंग का पुष्प वाला है, ये कैपिटल बी दिया है और नीले रंग का, इसका संकरण क्या करते हैं? सफ़ेद रंग के पुष्प वाले पौधे स्मॉल बी ये सफ़ेद रंग का है। ठीक है, इससे करते हैं तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या कहते हैं, देखो प्रथम पीढ़ी F1 में प्राप्त होने वाले पौधों के पुष्प का रंग बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं प्रथम पीढ़ी जो है इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे क्या रहेगा? नीला रंग का, यहाँ पे रहेगा सफ़ेद रंग का। एक नीला रंग के दो हम लोगों ने ले लिया, तो ये हो जाएगा, दो भागों में बांट दिया, एक नीला। ठीक है, सफ़ेद को भी वैसे एक सफ़ेद कर दिया। अब क्या हुआ? एक नीला और एक सफ़ेद का संयोग हुआ, तो क्या बना? नीला सफ़ेद बना, नीला सफ़ेद। ठीक है, तो इसका नीला सफ़ेद जब बना, तो क्योंकि ये पुष्प कैसा था, इसका संकरण हुआ, तो नीले और सफ़ेद का हुआ, तो यहाँ पे रंग कैसा बना? नीला बना। ठीक, वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब ये नीला और ये एक सफ़ेद दूसरे से भी संयोग हुआ, यहाँ पे भी क्या बना? नीला। यहाँ पे देखो जब दूसरा वाला नीला जो है इधर पहले वाले सफ़ेद से संयोग करता है, फिर नीला बनता है, और ये जो दूसरा वाला नीला है फिर ये सफ़ेद से संयोग करता है, तो फिर नीला बनता है। इस प्रकार जो पुष्प का रंग होगा प्रथम पीढ़ी के लिए, ध्यान रखना, इसी तरह से आपको सिस्टमेटिक लिखना है, और पुष्प रंग कैसा होगा? नीला होगा। समझ आ गया? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या कहते हैं देखते हैं। चलो प्रश्न 2 आपको स्क्रीन पे ये दिखाई देगा, देखो प्रश्न 2 आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है, इसी का प्रश्न दूसरा है। ठीक है, दूसरे का दूसरा है ये। प्रथम पीढ़ी में प्राप्त पौधों में स्वपराशरण कराने पर द्वितीय पीढ़ी F2 में प्राप्त सफ़ेद पुष्प वाले पौधे का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, बोल रहा है प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्वपराशरण हो रहा है, तो यहाँ पे फिर रख दिया हमने स्वपराशरण हो रहा है, तो एक नीला एक सफ़ेद, एक नीला एक सफ़ेद, इस तरह से आप व्यवस्था को रखोगे। ठीक, आगे देखोगे तो क्या हो जाएगा? ये नीला और सफ़ेद आपने अलग अलग बांट दिया। अब इस तरह से एक नीला तो एक सफ़ेद आपने लिया, एक नीला और एक नीला लिया। देखो कैपिटल भी नीला है, ध्यान रखना, एक नीला और एक नीला, तो नीला और नीला मिले क्या बन गया? नीला बन गया। यहाँ तक बात समझ आया? वैसे एक नीला और एक सफ़ेद के साथ संयोग हुआ, फिर क्या बन गया? नीला बन गया। फिर क्या हुआ? अब सफ़ेद की बारी आती, सफ़ेद और नीला संयोग किए, क्या बन गया? नीला बन गया। और जब सफ़ेद और सफ़ेद जो है संयोग किए यहाँ पे मिले, तो कैसा बन गया? सफ़ेद बन गया। यहाँ पे देखो सफ़ेद और सफ़ेद। तो इस तरह से आपको इस तरह से रेखा खींच के बिल्कुल साफ़ सुथरे स्केल के साथ आप रेखा खींच लेना और इस तरह से बना लेना। ठीक, इस तरह से आप देखोगे तो कितने नीले पुष्प हैं? देखो कुल 3 नीले पुष्प हैं और सफ़ेद कितने हैं? 1 हैं, मतलब टोटल 4 बने हैं। तो इस पीढ़ी में देखो 3 नीले पुष्प और एक सफ़ेद पुष्प वाले पौधे होंगे। अब हमको क्या कहा था कि आपको सफ़ेद पुष्प वाले पौधे का प्रतिशत निकालना था, सफ़ेद पुष्प वाले पौधे का। ठीक है, तो सफ़ेद पुष्प वाले पौधे का प्रतिशत अगर हम निकालेंगे, तो जो सफ़ेद पुष्प वाला पौधा है उसको ऊपर रखो और कुल कितने पौधे थे उसको नीचे रखो। ठीक है, और गुणा क्या कर दो? 100% की। तो सफ़ेद पुष्प वाले पौधे कितने थे? 1 थे, और कुल पौधे कितने थे? 4, नीचे रखा और गुणा कर दिया किसके? 100 के। ठीक, इस तरह से समझ आया? और गुणा करेंगे तो 1 कट जाएगा, 4 एकम 4 और 25 चौक 100, तो आपका आंसर आ गया यहाँ 25%, बिल्कुल करेक्ट। समझ आ गया सभी लोगों को यहाँ तक? तो सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हुआ बच्चों। आगे चले क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, सेकंड के थर्ड पे, द्वितीय पीढ़ी F2 में प्राप्त जीनोटाइप पौधों का अनुपात दर्शाइए। तो जीनोटाइप पौधों का अनुपात अगर हम लोग देखें तो आप देखो यहाँ द्वितीय पीढ़ी में कैसा बना था? बी, फिर कैपिटल बी, फिर कैपिटल बी, फिर स्मॉल बी, कैपिटल बी, और फिर क्या बना था? स्मॉल बी। तो ये था नीला, ये नीला और सफ़ेद आपको दिख रहा है, सफ़ेद और नीला, और ये हो जाएगा सफ़ेद और सफ़ेद। तो अगर हम बात करते हैं जीनोटाइप के, तो अगर जीनोटाइप की बात करते हैं तो दोनों सेम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे नीला, यहाँ पे दिख रहा है सफ़ेद, तो अनुपात अगर निकालेंगे, जबकि यहाँ पे है ये बीच में 2 अलग
है ना। तो इस तरह से आप अभिष्ट अनुपात जो पूछा गया उसको आप बना सकते हो 1 अनुपात, ये दोनों मिल जाएंगे 2 अनुपात 1। ठीक है, तो ये समझ आया। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है पूरी तरह से बना लेने हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पे आ गया। नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7 तथा फास्फोरस परमाणु क्रमांक 15 का आधुनिक आवर्त सारणी के समूह जो 15 के तत्व हैं उनमें क्या करना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी 2 क्वेश्चन दिया है, दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, इसका आंसर सबसे पहले देख लेते हैं। देखो नाइट्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक क्या है 7 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो हम ऐसा लिखेंगे N7 लिखेंगे ऐसा। और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 तरह से कर सकते हैं हम लोग, 2 और 5 लिख सकते हैं, या हम लोग N7 का इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कर सकते हैं 1s2 2s2 2p3। तो ये बिल्कुल आप दोनों तरीके से करके आप यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, दोनों तरीका आपको आना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये मेन तरीका है, इसको मैं कहता हूँ ये मुख्य रूप से आपको इसको तो आना ही चाहिए, इसलिए मैंने दोनों यहाँ बना के दिखाया। आप भी आप दोनों बना सकते हो, एग्जाम में भी आता है, बोर्ड एग्जाम में, तो भी आप कर सकते हो ये काम। ठीक है, चलो अगर हम देखें फास्फोरस के लिए, चलो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना है, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लोग लिखेंगे तो P15 लिखेंगे। P15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 8 और 5 में विभक्त हो जाएगा, 2 8 और 5। ठीक, अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से करें इस रूप में तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, कितने हो गए 2 2 4 और 6 10 हो गए। फिर 3s2 फिर 3p3, टोटल हो जाएगा कितना 15। देखो 2 4 10, ये हो जाएगा 12 और 3 15। समझ आया। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिए। फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है, इनमें कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युतीय होगा और क्यों, कारण ये पूछा है भाई। तो इनमें से कौन सा तत्व है जो अधिक ऋण विद्युतीय होगा। तो ऋण विद्युतीय सबसे पहली बात तो यहाँ पे बता दिया गया है कि ये समूह 15 का तत्व, और समूह 15 का एक महत्वपूर्ण गुण है कि जब भी आप समूह 15 में ऊपर से नीचे की ओर चलते हो तो नाइट्रोजन के बाद आएगा फास्फोरस, के बाद आता है आर्सेनिक, फिर आता है एंटीमनी, फिर बिस्मथ, ऐसे आते जाता है नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक। ठीक है, एंटीमनी बिस्मथ ये सब आएंगे इधर। ठीक, ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो ये सब तत्व मिलेंगे आपको। तो नाइट्रोजन के बाद आता है फास्फोरस, हम इन दोनों पे फोकस करेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन के बाद कौन आता है फास्फोरस। तो जब समूह में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं ना तो विद्युत ऋणता क्या हो जाती है, क्रमशः घटती जाती है। ऊपर से नीचे के आएंगे तो सर्वाधिक किसका होगा, नाइट्रोजन का होगा। ठीक है, तो इसका गुणधर्म है, सामान्य गुणधर्म ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका परमाणु आकार भी छोटा होता है। ठीक, नाइट्रोजन का परमाणु आकार भी क्या होता है, छोटा होता है। और किसकी अपेक्षा में, यहाँ पे फास्फोरस की अपेक्षा में। तो ये अधिक विद्युत ऋणी कौन होगा, ये होगा नाइट्रोजन। तो इसको मैंने लिखा अच्छे से, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस दोनों समूह 15 के तत्व हैं। चूँकि समूह 15 के तत्वों का एक महत्वपूर्ण गुणधर्म यह होता है कि समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर विद्युत ऋणता क्रमशः घटती है। अतः यहाँ नाइट्रोजन फास्फोरस की अपेक्षा क्या होगा, अधिक विद्युत ऋणी होगा, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, एकदम लॉजिकल क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ था आपको इस महीने के असाइनमेंट में। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो दिख रहा है, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। देखो, एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत युक्ति का सचित्र वर्णन कीजिए जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसमें बदलता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इस तरह से हम लोग को क्या कहा गया है कि एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत युक्ति, आपको ही बताना है ऐसा कौन सा युक्ति है जो वैकल्पिक ऊर्जा मतलब सौर ऊर्जा को किसमें परिवर्तित कर देता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा सोलर सेल नाम का एक ऐसा युक्ति है, एक ऐसा डिवाइस है सोलर सेल जो क्या काम करता है। तो यह एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत युक्ति है जो सौर ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक, अब इसका क्या कह रहा है, इसका सचित्र वर्णन करना है आपको, चित्र बनाते हुए किस तरह से ये बदलता है आपको अच्छे से समझाना है। तो ये देखो आपको चित्र भी स्क्रीन पे पूरा दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा आंसर आपको यहाँ पे कवर हो गया। ठीक, तो आप पहले इसको लिख लेना सोलर सेल क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे देख लो तो पूरा चित्र दिख रहा है अच्छे से क्लियर। अब देखो समझते जाओ, ये सूर्य से जो क्या होता है, प्रकाश आता है, प्रकाश में क्या होता है, फोटोन होता है। क्या होता है यहाँ पे, फोटोन, आप लिख सकते हो इसको, ये होता है फोटोन। फोटोन के कण होते हैं, ये आके किससे टकराता है, सोलर पैनल से, जो आपने पैनल लगा के रखा है। ठीक है, ये सोलर सेल है, सोलर सेल से क्या बना है, सोलर पैनल बना है। जैसे ये टकराता है तो इसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल जाती है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है और भागने लगता है इधर उधर। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति करने लगते हैं, गमन करने लगते हैं, तो उसके जस्ट विपरीत क्या होता है, धारा प्रवाहित होती है। और धारा जो प्रवाहित होती है उसको कौन नियंत्रित करता है, आवेश नियंत्रक लगा होता है यहाँ पे। तो यहाँ से जो विद्युत धारा उत्पन्न हुई है ये क्या है,
यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पे विद्युत धारा उत्पन्न हुआ, ये विद्युत धारा, यहाँ से विद्युत धारा उत्पन्न हुआ। तो ये बिल्कुल जो मैं रेड कलर के पेन से लिख रहा हूँ आप लोग लिख लेना, यहाँ पे फोटोन नोट कर लेना और यहाँ पे क्या आ गया, विद्युत धारा। ठीक है, तो ये जो है क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न हुआ जिसको कौन अच्छे से कंट्रोल करता है, आवेश नियंत्रक इसको कंट्रोल करता है। और कंट्रोल करने के बाद फिर इसको कहाँ सप्लाई कर देता है, बैटरी में। बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी इस आवेश को या विद्युत धारा को क्या करता है, संग्रहित करके रखता है, स्टोर करके रखता है, और जब इसका ज़रूरत होता है हम आगे यूज़ कर सकते हैं। समझ आ रहा है बात। तो बैटरी से अगर हम लोग डायरेक्ट लेंगे तो डीसी पावर मिलेगा, डीसी करंट जो मिलेगा, डायरेक्ट करंट। ठीक है, यहाँ तो हम क्या करते हैं, अभी बैटरी न लगा के इन्वर्टर लगा देते हैं। कई के घर में लगा होगा, कई बच्चों जिनके घर में लगा होगा जानते होंगे, इन्वर्टर लगा होता है। इन्वर्टर क्या करता है, डायरेक्ट जो है इसी आवेश को आवेश नियंत्रक की सहायता से ये जो विद्युत धारा बह रही थी उसको इन्वर्टर क्या कर लेता है, स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद एसी पावर देता है। ठीक है, अल्टरनेट करंट देता है, हमारे घर में सप्लाई करता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका पूरा चित्र है, बहुत अच्छे से इसको ड्रॉ कर लेना, आपको बना लेना है। ठीक, अब यहाँ पे आप पूरा देखो, इसका वर्णन मैंने किया है। यहाँ पे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जो फोटॉन के रूप में होता है वह जब सोलर पैनल पर आपतित होता है तब सोलर पैनल में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त कर बाहर निकलने लगते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन गमन के विपरीत विद्युत धारा बहने लगती है, जिसे आवेश नियंत्रक द्वारा बैटरी सिस्टम में भेजा जाता है और जहां उसे स्टोर या संग्रहित कर लिया जाता है, और उस विद्युत ऊर्जा का उपयोग जो है किया जा सकता है जब आपको ज़रूरत है। ठीक, एक साधारण जो सोलर सेल होता है जो अर्धचालक पदार्थ से बना होता है, सिलिकॉन या जर्मेनियम जो अर्धचालक है उससे बना होता है, और इस एक साधारण सोलर सेल से 0.1 से 1 वोल्ट तक जो है विभव उत्पन्न किया जा सकता है, और 0.1 वाट तक इसमें शक्ति या विद्युत जो है उत्पन्न किया जा सकता है। तो इतना नोट आपको लिखना है, अच्छे से ये बनाना है, ये डायग्राम भी बनाना है, डायग्राम साफ सुथरा बना के अच्छे से समझाना है। ठीक, जब मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर सकता हूँ तो आपको करना है बच्चों, बिल्कुल इसमें ज़रा भी आप यहाँ पे कोताही नहीं बरतोगे। क्लियर है, मैं तुम्हारे लिए इतना इसको लिख के अच्छे से आपको यहाँ प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसका मतलब ये है आपको भी काम उतना ही साफ़ सुथरा करना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है, लास्ट क्वेश्चन जो है साइंस का यहाँ पे दिया हुआ है, अनुवांशिकी का अध्ययन हमें फसल उत्पादन बढ़ाने में कैसे मदद कर सकता है। ठीक है, ये देखते हैं कैसे मदद कर सकता है। तो अनुवांशिकी का अध्ययन जो है फसल उत्पादन को बढ़ाने में किस तरह से मदद करता है। अनुवांशिकी की सहायता से जेनेटिक्स या अनुवांशिक कह सकते हैं, या इसको हेरिडिटी भी कहते हैं अनुवांशिकी। तो अनुवांशिकी या हेरिडिटी की सहायता से फसल उत्पादन को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। तो देखते हैं, अनुवांशिकी अध्ययन का कृषि विज्ञान में फसलों के आकार, उत्पादन, रोग रोधन तथा नस्लों में सुधार आदि में प्रयोग किया जा सकता है। अनुवांशिकी का उपयोग कर कृषि प्रणालियों में किसी ऐच्छिक गुण वाले पौधे के जीन को दूसरे पौधे के जीन के साथ मिलाया जाएगा। एक पौधा है उसको एक अच्छा जो पौधा है उसके जीन के साथ मिलाया जाता है, जिससे एक नया नस्ल तैयार होगा, उस पौधे का एक नया नस्ल तैयार किया जा सकेगा। और ये नया जो नस्ल बनेगा जिसमें क्या होगा, रोग प्रतिरोधकता ज़्यादा होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होगी, जैव एवं अजैव प्रतिरोधकता ज़्यादा होगा, उर्वरक के प्रति ये अनुरूपता दर्शाएगा। ठीक है, व्यापक अनुकूलता, परिपक्वता में कम समय, इसको पकने में कम समय लगेगा। इस तरह से बहुत सारे आपको फ़ायदे यहाँ से मिल सकते हैं। तो अनुवांशिकी का अध्ययन करके हम फसल के उत्पादन को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, कम समय में फसल ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फसल ले सकते हैं, और बीमारी से भी उसे बचा सकते हैं। तो इसका उत्पादन अधिक से अधिक हो सके, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, और इस प्रकार अनुवांशिकी द्वारा फसल उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये रहे आपके 5 क्वेश्चन जो आपको इस बार इस माह के असाइनमेंट में दिए हुए हैं। तो सिस्टमेटिक बहुत अच्छे से देखो, मेरा वीडियो थोड़ा लेट ज़रूर आता है, लेकिन अगर आप ट्रस्ट रखते हो अपने सर पे तो बिल्कुल आपको मिलता है, प्रोवाइड होता है। आप हड़बड़ी में इधर उधर के कुछ भी आंसर लिख करके ना आए, है ना। और कई सारे ऐसे आपको वीडियो मिल जाएंगे वैसे, जहाँ आपको आंसर बस लिखने दिया जाता है। ठीक है, आंसर लिख लो, बस आंसर लिख लो। आंसर लिखना महत्वपूर्ण नहीं है मेरे हिसाब से बच्चों। देखो, आंसर तो आपने लिख भी लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद भी मैंने ये वीडियो बनाया क्योंकि मैं आपको पूरी तरह से ये समझाना चाहता हूँ, इन चीज़ों को समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग के लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहा होगा। अब आगे के जो और भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथ्स का मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो हमारी यूट्यूब चैनल पर विजिट कर लेना, और मैथ्स का जो है आपको असाइनमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करना, अपने सारे फ्रेंड्स तक, अपने सभी दोस्तों तक, हर एक ग्रुप में आप ज़रूर शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हमारे इस चैनल तक सबका पहुंच
हो सकें, ठीक है, और सभी लोगों को ये चीज़ें जो है हम यहाँ पे प्रोवाइड करा सकें। तो जितने ज़्यादा स्टूडेंट हमारे से जुड़ेंगे उतना ही बेनिफिशियल होगा। मैं आप लोगों के लिए और अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराते रहूँगा, ठीक है। तो जुड़े रहना है हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। मैं इसके साथ साथ देखो अभी असाइनमेंट का वर्क चल रहा है, इसके साथ साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर भी यहाँ प्रोवाइड कराते रहूँगा। ओके, तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी छत्तीसगढ़ में पढ़ते हैं और जो CBSE बोर्ड वाले भी हैं, वो सभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। और हम इंग्लिश के भी और मैथ्स के भी और विज्ञान, ये 3 सब्जेक्ट का हमारे पास यहाँ पे असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। और भी जो भी सब्जेक्ट के आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। आपको क्या करना है, फटाफट से बस बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। ओके।